नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ 3 अहम अदालती ख़बरों से करेंगे। बड़ी अहम तफसीलात हैं, ये डिटेल आपकी खिदमत में पेश करने के बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं जिनकी हेडलाइंस या जिनके टाइटल्स थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़े हैं, फिर उनकी डिटेल भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, पहली अदालती ख़बर है खातून जज शाइस्ता कुंडी की अदालत से। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कचहरी से ये ख़बर सामने आई है, जिसमें हुआ यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक अपोजिशन लीडर जनाब उमर अयूब साहब, जो कि 9 मई के केस में कन्विक्ट हुए थे, लेकिन कन्विक्शन से पहले जो 26 नवंबर का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज था, जो लॉन्ग मार्च था, जो कि इस्लामाबाद जना एवेन्यू पर डी चौक के करीब पहुंचा था, उस 26 नवंबर के एहतजाज में सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज हुआ था उमर अयूब के खिलाफ। चूँकि उमर अयूब साहब 9 मई में कन्विक्ट होने के बाद रपोश हैं, मंजर आम से गायब हैं, तो इस केस में वो पेश नहीं हो रहे थे। तो आज खबर ये सामने आई है जज शाइस्ता कुंडी साहब की अदालत से कि उमर अयूब साहब के खिलाफ जो है फैसला दिया गया है और उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया गया है। और जैसे मैंने कहा कि इस सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी का केस है। इसी नोयत का नाज़रीन एक और मुकदमा भी है इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कचहरी में, और वो मुकदमा और उसमें मुल्ज़मान हैं जनाब सोहेल अफरीदी साहब, उसमें मुल्ज़म है जनाब जुनैद अकबर साहब, और उसमें मुल्ज़म है जनाब अब्दुल गनी अफरीदी साहब। अब इस केस का पस मंज़र है, जैसे मैंने कहा कि यह भी 26 नवंबर का केस है। अदालत की तरफ से इस केस में जो DIG पुलिस हैं इस्लामाबाद के, उनको नोटिस किया गया था कि अभी तक मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जो चलान है वो अदालत में क्यों दाखिल नहीं किया गया, मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ चलान सबमिट क्यों नहीं किया गया। तो चलान सबमिशन के हवाले से अदालत ने जो DIG पुलिस को नोटिस दिया था, उस पर नाज़रीन ये हुआ है कि रिपोर्ट अदालत में जमा कराई गई पुलिस की तरफ से, DIG साहब की तरफ से, और उस रिपोर्ट की रोशनी में सोहेल अफरीदी के ख़िलाफ़, जुनैद अकबर के ख़िलाफ़ और अब्दुल गनी अफरीदी हैं, इनके ख़िलाफ़ जो है वो अदालत ने कार्रवाई का आगाज़ किया। लेकिन इश्तिहारी करार देने की जो कार्रवाई है वो सोहेल अफरीदी और जुनैद अकबर के ख़िलाफ़ जो है वो शुरू की गई है। अब पूरी कहानी क्या है, जो DIG साहब ने रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई है, उसमें यह कहा गया है कि मुल्ज़मान अदालत से वारंट हासिल किया गया था, लेकिन कोशिशों के बावजूद मुल्ज़मान की गिरफ्तारी नहीं हो सकी, सोहेल अफरीदी साहब की और जुनैद अकबर साहब की। तो पुलिस रिपोर्ट में अदालत से दरख्वास्त की गई कि सोहेल अफरीदी और जुनैद अकबर के खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई की जाए। और साथ में रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जहां तक चलान की बात है, तीनों मुल्ज़मान के खिलाफ चलान तैयारी के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। जो चलान है 26 नवंबर के केस में सोहेल अफरीदी, जुनैद अकबर और अब्दुल गनी अफरीदी के खिलाफ ये तैयार करके जल्द जो है अदालत में सबमिट करवा दिया जाएगा, जिस पर अदालत की जानिब से जो कार्रवाई है उसे 9 सितंबर तक मुलतवी कर दिया गया है। अब तीसरी अदालती खबर नाज़रीन, चंद रोज पहले नाज़रीन पिंडी की अदालत ने एक फैसला दिया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2025 में तहरीक इंसाफ नहीं, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात जमीयत उलमा इस्लाम फे, जिसमें फरूख ताजी खोखर ने शमूलियत इख्तियार की थी, उनके खिलाफ फैसला आया, जिसमें PTI के कारकुन माजिद सत्ती, उस कत्ल केस में अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई, 10 लाख रुपए का जुर्माना किया। ना सिर्फ फरक खोखर को बल्कि उनके साथ 2 और मुल्ज़मान को भी अदालत की तरफ से उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अब नाज़रीन ये हुआ है कि इस सजा के खिलाफ फरूख ताजी खोखर ने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से रुजू किया है, और जैसे सदाकत अली खान साहब, जो कि बेंच के सरबराह थे, जिन्होंने इस केस की समाअत की है फरूख खोखर की अपील पर, उस पर अदालत ने अपील को मंजूर करते हुए तमाम जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड तलब कर लिया है। अब अपील में दरख्वास्त ये की गई थी कि अपील को एक्सेप्ट करके जो सजा है उसको मुअत्तल किया जाए, और
फर्क खोखर को जमानत पे रिहा किया जाए। और अदालत के सामने अपील में यह कहा गया कि जो सजा हुई है फर्क खोखर को, वो सजा गलत हुई है, क्योंकि जाए वकुआ पर जहां पर पीटीआई के कारकुन माजिद सत्ती का कत्ल हुआ, फायरिंग की गई उस पर, जाए वकुआ पर फर्क खोखर मौजूद नहीं थे, उनकी मौजूदगी रिकॉर्ड से साबित नहीं होती है, तो ये गलत सजा दी गई है। तो लिहाजा फौरी तौर पे तो मुअत्तल करके जमानत दी जाए और अल्टीमेटली जो फैसला है निचली अदालत का उसको कलअदम करार दिया जाए। तो अदालत की तरफ से मुद्दई और जो प्रोसिक्यूशन है उसे नोटिस जारी करके मुकदमे की समाअत को आइंदा तारीख तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। तो ये नाज़रीन 3 अदालती खबरें जिनकी डिटेल आपके साथ हमने शेयर करना थी। एक जुडिशल कमीशन का भी मामला है, उसकी डिटेल भी आपके साथ अभी यहीं पर शेयर कर लेते हैं। नाज़रीन, जो ज़ियारत शोदा को जो वाकया है जिस पर ज़ियारत शोदा के जो लवाहिकीन हैं वो धरना दे के बैठे रहे, हुकूमत, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी साहब उनके साथ मुआहदे की, उनको राजी करने की कोशिशें करते रहे, लेकिन अल्टीमेटली जो धरना कमेटी थी उनके साथ मुज़ाकरात जो है वो तय पा गए। ना सिर्फ मुज़ाकरात तय पा गए बल्कि मुआहदा भी तय पा गया। अब मुतालबात जो थे शोहदा ज़ियारत के लवाहिकीन के, ना सिर्फ उन मुतालबात को एक्सेप्ट कर लिया गया है बल्कि यह भी तस्लीम कर लिया गया है कि अमन व इस्तेहकाम के लिए जो मुश्तरका इक़दामात हैं उस पर भी इत्तफाक किया गया है दोनों फरीकैन की जानिब से। और साथ में जो जुडिशल कमीशन का मामला था कि ज़ियारत का जो वाकया हुआ है अफसोसनाक, उसकी जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए, उसके लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए, जो जिम्मेदारान हैं उनका तयन भी किया जाए ताकि सबका एहतसाब हो। जिसकी गफलत है, जो रिस्पॉन्सिबल है, उसका जो है वो उसको कटहरे में लाया जाए। तो इसके लिए जुडिशल कमीशन जो है वो तश्कील दिया जाएगा जो शोहदा ज़ियारत के लवाहिकीन के साथ मुआहदा तय पाया है। और ये जुडिशल कमीशन ज़ियारत वाकया के हवाले से इंक्वायरी करके रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेगा। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं जो मौलाना साहब की जमात के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी साहब की तरफ से जो एक ऑडियो नोट सामने आया जिसमें वो अपने पार्टी के लोगों से कह रहे हैं कि जीएचक्यू के सामने धरना देने की तैयारी करें। अब ये जो मामला है मौलाना साहब का, जो पिछले दिनों शोधा से मुतल्लिक स्टेटमेंट सामने आया, उस मौलाना साहब के बयान को किसी ने इनकरेज नहीं किया बल्कि तमाम प्रोमिनेंट लोगों की तरफ से, साफियों की तरफ से, एंकर्स की तरफ से मौलाना साहब के बयान की मजम्मत की गई। मंसूर अली खान साहब बड़े तगड़े एंकर हैं, बड़े दबंग एंकर हैं, उनकी तरफ से भी मौलाना साहब का जो बयान है उसको क्रिटिसाइज किया गया और कुछ ऐसी बातें भी कही गई कि क्या मौलाना साहब अपने बेटे को अपने घर की चौकीदारी के लिए बाहर खड़ा कर सकते हैं? क्योंकि जो कुर्बानी होती है ना, जो शहीद होता है, उस कुर्बानी का, उस शहादत का कोई मोल नहीं होता। और वो बात जिसने भी कही ठीक कही कि तनख्वाह मिलती है काम करने की। अफवाज पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं उन्हें तनख्वाह काम की मिलती है। शहादत तो एक जज्बा है और इतना मतलब उसका रुतबा है कि कुरान पाक में जिक्र है। लेकिन बहरहाल जो मौलाना साहब पे उस पर क्रिटिसाइज हुआ उसको बर्दाश्त नहीं किया गया। हालांकि खुद मौलाना साहब की जमात के लोगों की तरफ से कहा गया कि उनका बयान जो है वो सियाको सबाक से हट के रिपोर्ट किया गया, तो बेहतर यह था कि उसकी वजाहत कर दी जाती। बात गफूर हैदरी साहब जो है वो जीएचक्यू के सामने धरने तक ले गए। अब जहां तक धरने की बात है, इस पे हुकूमत का मौक़िफ़ तो ये है, जो राना सनाउल्लाह साहब ने रात एक स्टेटमेंट दिया है कि जीएचक्यू के सामने धरने एहतजाज की इजाजत नहीं दी जाएगी। और साथ में उन्होंने एक बड़ा एक सॉफ्ट, एक आप यूं कह लें मौके पे लिया कि बल्कि मौलाना साहब को कंसेशन दिया, बेनिफिट ऑफ डाउट दिया कि शायद जोश खिताबत में ये सारी चीज हुई है, ऐसा कोई एजेंडा नहीं था। लेकिन साथ में जो हुकूमत का यह कहना है कि धरने की इजाजत नहीं दी जाएगी, तो फिर इसका मतलब खुद समझ जाएं कि क्या मतलब क्या है, पैगाम क्या दिया गया इस ऐलान के ऊपर आगे से। लेकिन हमारे दोस्त हसन अयूब साहब ने भी कहा कि उन्होंने भी अहम सिक्योरिटी जराए के साथ राब्ता करके जब मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब की ऑडियो के हवाले से दरियाफ्त किया तो उनकी तरफ से कहा गया कि सत बस मिला। अगर मौलाना साहब की जमात ने भी शौक पूरा करना है तो शौक पूरा करके देख लें।
اب یہ معاملہ تھوڑا سا لنک بھی ہے، مولانا صاحب آزاد کشمیر کے انتخابات کی بات بھی کر رہے تھے. کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی بات کی کہ آپ نے حکومت کھلوا دی تو آپ آزاد کشمیر میں جو سڑکیں بند ہیں وہ بھی کلیئر کرا دیں. اصل معاملہ تو 12 سیٹوں کا ہے مہاجرین کی، جس پر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ پہلے تو الیکشن ہوگا آزاد کشمیر میں، اور جب آزاد کشمیر کا الیکشن ہو جائے گا وہاں پر نئی حکومت تشکیل پائے گی، وہ حکومت آگے مہاجرین کی 12 سیٹوں کا جو ہے وہ فیصلہ کرے. اور آئینی طور پر یہی طریقہ کار ہے، کیونکہ جو مہاجرین کی 12 سیٹوں کے اوپر جو جھگڑا ہے، جو عوامی ایکشن کمیٹی کا مطالبہ ہے، یہ آئینی ترمیم کے ذریعے ہو سکتا ہے. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب جوش خطابت میں چاہے جو مرضی کہتے رہیں، آپ ایک اس قسم کا آپ ایک سٹانس رکھیں کہ نہ آپ رائٹ پہ ہیں نہ آپ لیفٹ پہ ہیں، جس میں آپ کے موقف میں کلیئرٹی بھی نہ ہو، تاکہ انتخابات میں جو ہے ووٹ بینک جو ہے، جو ووٹ جو ہیں وہ اکٹھے کیے جا سکیں. کوئی کلیئر آپ سٹانس نہیں لے رہے. لیکن یہ حکومت کی جو میعاد تھی اس کی ختم ہونے سے پہلے، مطلب میعاد ختم ہونے سے پہلے وزیر اعظم تو پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا، نون لیگ بھی چلے اتحادی تھی. آج بلاول زرداری صاحب جو بات کر رہے ہیں تو پھر اپنے حکومت میں، اپنے وزیر اعظم کی سربراہی میں یہ کام آپ کر لیتے. یہ پھر کام آپ کو کر لینا چاہیے تھا. اگر آپ نے حکومت لی تھی، حکومت کیسے لی تھی وہ بھی سب کو پتا ہے، جی بی کی حکومت، وہ بھی آپ کے سامنے ہے، وہ بھی آپ کو حکومت ملی، تو پھر آپ کو یہ کام کر دینا چاہیے تھا. اتنا درد، اتنی ہمدردی درد کی جگہ پہ، تو یہ پھر کام اسی حکومت کے دور میں آپ کو خود کر لینا چاہیے تھا. لیکن بہرحال اب تو یہ کام، اگر عوامی ایکشن کمیٹی احتجاج دھرنے میں بیٹھی ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم تو ان کو قرار دیا گیا ہے، موقع دینا چاہیے لوگوں کو، عوام کو اپنے رائٹ آف ووٹ کا، اور اس میں وہ اپنے حکمران منتخب کریں. اور جو نئے حکمران آتے ہیں، چاہے نون لیگ آتی ہے، چاہے پیپلز پارٹی آتی ہے، یا پیپلز پارٹی مولانا صاحب کے ساتھ مل کے اتحاد میں آتی ہے، یا وہاں پہ کوئی اتحادی حکومت بنتی ہے، اس کے بننے کا انتظار کریں. اور جب وہ حکومت بن جائے اپنا مطالبہ عوامی ایکشن کمیٹی ان کے سامنے رکھ دے. اس کے بعد اگر نہیں ہوتا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ آپ پرامن احتجاج کر سکتے ہیں.